हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला व इंजीनियर्स। इस वीडियो में लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक की एक नोट्स के थ्रू ब्रीफ में नोट्स बनाया हुआ है मैंने। उस नोट्स के थ्रू आपको समरी के थ्रू रिवीजन करने में आसानी होगा। इस वजह से आप इसके और भी पार्ट्स बने हुए हैं वीडियो जो है फेडरल स्ट्रक्चर और भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स और भी वीडियोज़ सब आते रहेंगे इस टाइप के। तो इसके लिए आगे के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस वीडियो में हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर देश के हित के लिए कुछ भी अमेंड करना जरूरी है तो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट चेंजेस कैन बी डन। तो जैसे कि फॉर लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी अमेंडमेंट होना ज़रूरी है, चेंजिंग होना ज़रूरी है फॉर द नीड के अनुसार। सो दैट इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स। वही जो नीड्स के हिसाब से, अपने कंडीशंस के हिसाब से अपने आप में एडजस्ट कर लेगा चेंज करके, तो अमेंडमेंट होना नेसेसरी है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ईजी एज ब्रिटेन नॉट हार्ड एज यूएसए। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतना उसका कंडीशन जो भी है इतना भी आसान ब्रिटेन की तरह है नहीं है। जो ब्रिटेन में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और नॉट एज हार्ड एज यूएसए। तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता है होगा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। तो और उसका अगर कोई भी कैब्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अमेंड करने का क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में देखते हैं। अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट जो है दोनों, जो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस, तो दोनों में बिल पास होना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और मतलब और उसमें क्या होता है ना कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। तो जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर ला सकती है क्या? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकती है। ओनली इन लोकसभा के जो मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही बस ला सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, और उसमें भी प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, नो प्रोविजंस फॉर ज्वाइंट सीटिंग। तो दोनों हाउसेस से बिल को पास होना ज़रूरी है, और कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ अगर बिल को पास करने में, तो उसका कोई प्रोविजंस दिया नहीं गया है, मेंशन नहीं है ज्वाइंट सीटिंग का। और दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, और प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। मस्ट गिव एसेंट टू बिल बिकम एन एक्ट। अगर बिल को एक्ट बनाने के लिए उसको प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। और कैन नाइदर विथहोल्ड एंड रिटर्न द बिल। उसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकता है और रिटर्न भी नहीं कर सकता है। और मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इन केस ऑफ चेंज इन फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो 50% ऑफ द स्टेट 50% ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कितना स्टेट्स है, टोटल 28 है, तो उसमें से 50% 14 स्टेट्स का स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, प्लस 50% स्टेट रेक्टिफिकेशन भी चाहिए इन केस ऑफ द चेंज इन फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना हो, जो 7th शेड्यूल में जो भी पावर्स दिए गया है उसके अकॉर्डिंग। अब सिंपल मेजोरिटी के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या है? साध्या बहुमत, जिसमें क्या होता है 50% प्लस 1 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और सिंपल मेजोरिटी को हम वर्किंग मेजोरिटी भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें 50% प्लस 1 चाहिए होता है, और एक्सक्लूडिंग द नंबर अब्सटेनिंग, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जरूरी है लेजिस्लेचर का। अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ 552 है और करेंट स्ट्रेंथ 545 है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। तो प्रेजेंट कितने हैं? 502, और एंड वोट कितने कर रहे हैं? 500। तो वोट्स कितना रिक्वायर्ड होंगे? 500/2 + 1, मतलब 251 रिक्वायर्ड होंगे, तभी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा।
और सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वेयर सिंपल मेजोरिटी इज यूज, जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। मतलब आर्टिकल 2 और 3 है जो एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट और या फिर किसी का एरिया मतलब स्टेट्स का बाउंड्री बढ़ाना हो या अल्टरेशन कुछ चेंज वगैरह करना है, जो कुछ नाम वगैरह में भी चेंज हो स्टेट का, तो ये सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, तो उसमें जो भी चेंजिंग रिक्वायर्ड होगी वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगी। टू पास द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशंस, और टू पास द मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पास कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे बिल को, मतलब मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, बजट हो गया, तो सारे सिंपल मेजोरिटी से होता है। जैसे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वोट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी तो चाहिए, लेकिन अगर उसे उसका भी एक, और राज्यसभा में भी कुछ अलग मेजोरिटी होता है, उसका आगे मैंने पढ़ेंगे। तो वोट ऑफ द थैंक्स टू प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, वोट ऑफ थैंक्स जब प्रेसिडेंट और गवर्नर को देना होता है तो सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं। रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा शुड बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा विथ ए सिंपल मेजोरिटी। अगर लोग राज्यसभा से कोई भी रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो लोकसभा में अप्रूव्ड होना चाहिए विथ ए सिंपल मेजोरिटी से। अगर कोई प्रोक्लेमेशन हो रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी, या फिर रिवोकिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए, तो ये सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होता है देख लिया। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है परिपूर्ण बहुमत, मतलब इट इज़ द मेजोरिटी मोर देन द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मतलब मोर देन द 50% टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, देख लीजिए टोटल स्ट्रेंथ का। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 552, लेकिन अभी करंट स्ट्रेंथ है 545, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगा 540/2 प्लस 1 या तो 273 हो गया, तो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज इन इलेक्शन फॉर द पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। इलेक्शन में यूज होता है कि अपने मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, जनरली इलेक्शन में ही यूज होता है कि टोटल स्ट्रेंथ जितने होंगे और उसके 50% मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसका एक फ्रेज है, इसको बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब सारे मेंबर्स के मेजोरिटी चाहिए होता है। तो और दूसरा आप नेक्स्ट पढ़ते हैं अफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको प्रभावी बहुमत बोलते हैं। अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इज मोर देन द 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द वैकेंसीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो मतलब इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है वो जानते हैं। जैसे जान लीजिए राज्यसभा है तो उसमें टोटल स्ट्रेंथ क्या है 245 है, उसमें अगर मान लीजिए किसी कोई रिजाइन देता है या किसी की डेथ हो जाती है तो टोटल 15 वैकेंसीज हो जाती है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या बचेगा मेरा 230। तो उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगा उसका 50% 230 का, तो 230 का 50% कितना होता है 115 प्लस 1, तो 116 इफेक्टिव मेजोरिटी हो गया। तो इसमें क्या क्या होता है, इसका फ्रेज क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब देन मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कंसीडर किया गया है, मतलब वैकेंसीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में देखे थे आप, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उसको हटाने के लिए, जैसे रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसमें राज्यसभा में जो भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी पहले यूज होगा, अगर वहाँ से अगर पास कर दिया गया मतलब टोटल जो वैकेंसी मतलब जो भी इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% अगर पास हो गया राज्यसभा से, तो फिर लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से करके वो रिमूवल हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव लोकसभा या फिर रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, तो दोनों हाउसेस के लिए यही है मतलब प्रिसाइडिंग और सेम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी सेम ऐसे ही इफेक्टिव मेजोरिटी यूज किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी, खास बहुमत। इसमें 4 टाइप्स के मेजोरिटी होते हैं। टाइप 1 है जो आर्टिकल 49, एज पर आर्टिकल 49 के अनुसार देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी है रिक्वायर्ड्स ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितना भी होगा 249 आर्टिकल के तहत 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, तभी आर्टिकल स्पेशल मेजोरिटी होगा अकॉर्डिंग टू 249। तो जैसे राज्यसभा में 245 सीट्स है तो उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है 150 है, और उसका मेजोरिटी 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 तो 101 हो जाएगा।
तो ये मेजोरिटी कहाँ पे यूज होता है? टू पास द राज्यसभा रिजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट वैलिड अप टू 1 ईयर बट कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये राज्यसभा का जो रिजोल्यूशन पास होना है, जो भी सेवन शेड्यूल में जो भी मेरा जो डिवीजन ऑफ पावर्स का जो दिया हुआ है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, तो उसमें जो भी स्टेट लिस्ट का जो मेनली जो स्टेट लिस्ट है इसमें, तो स्टेट लिस्ट में जो भी मेंशन्ड है, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, तो ये सब जो भी मुद्दा सब है उस पर अगर कोई रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास करेगा फिर पार्लियामेंट में एम्पावर करने के लिए, तो वो जो स्पेशल मेजोरिटी का यूज होगा, तो उस पर कुछ लॉ वगैरह बनाने के लिए, अमेंड करने के लिए, कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए। तो दूसरा टाइप 2 क्या है? एज पर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 3 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब क्या है कि मतलब एज पर आर्टिकल 368 के अनुसार पहले तो मोर देन 3 मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी कंसीडर किया जाता है इसमें। पहले तो मान लीजिए स्ट्रेंथ है राज्यसभा का ही कंसीडर करते हैं, 245 है, और उसका जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 50% होगा उसका, तो 245 का 50% कितना हो जाएगा? 123 सपोर्ट होना चाहिए, जो टोटल स्ट्रेंथ होगा जो वहाँ का, उसका 50%। तो उसके बाद अगर ये सपोर्ट मिल जाता है फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग रिक्वायर्ड होता है, तो बोलते हैं एज पर आर्टिकल 368। और ये मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होता है? टाइप 2 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैब में यूज होता है, अनलेस इट हार्म्स द फेडरल, अगर फेडरल स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं कर रहा है तो। अगर फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो उसका लिए भी अलग एक मेजोरिटी है, आगे बताया जाएगा। जैसे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 का यूज करते हैं। जैसे आप टाइप 3 क्या है? एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन स्टेट की भी रेक्टिफिकेशन इसमें ज़रूरी होती है। जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब इसमें क्या है कि 50% स्टेट लेजिस्लेचर का भी ऐसे मतलब उसका भी मतलब रिक्वायर्ड होता है। जैसे मतलब सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए 50%। जैसे मान लीजिए टोटल स्टेट्स हम लोग में 28 है, तो 28 का आधा कितना हुआ? 50% 14 हुआ, तो 14 स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे राज्यसभा का लेते टोटल स्ट्रेंथ की तो 245, तो इसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो पहले एज पर आर्टिकल 368 देख रहे हैं ना, तो उसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी पहले सपोर्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तभी हम जैसे ये सब कैब में यूज करते हैं। जैसे कैब में जो व्हिच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, जो 7 शेड्यूल को भी अफेक्ट करता है। तो जैसे इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे पहले देखते थे कि स्टेट्स में ही लागू होता था, वैट वगैरह लागू होता था, लेकिन अब सब जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी ना, लेकिन एज पर टाइप 3 के अनुसार एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन के अनुसार अमेंडमेंट करके अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। तो इस टाइप के आर्टिकल्स में ये देखे जाते हैं। और जैसे टाइप 4 हो गया, टाइप 4 में एज पर आर्टिकल 61 देखे जाते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब इसमें क्या होता है कि 2/3 मेंबर जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का होना चाहिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 245 स्ट्रेंथ है, तो उसका मेजोरिटी होगा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 तो 164 हो गया, और इसका लोकसभा में भी स्ट्रेंथ 245 पर 2/3 364 मेजोरिटी हुआ। तो दोनों में मेजोरिटी 2/3 होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, ध्यान रखिए। तो इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है? ये आर्टिकल 61 के अनुसार जो अमेंडमेंट होती है, जिसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के, मतलब जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट होता है उसमें टाइप 4 यूज होता है, जो स्पेशल मेजोरिटी का। तो अब देखते हैं अब सिंपल मेजोरिटी का कहाँ कहाँ जनरली यूज होता है, उसका कुछ पॉइंट्स है। जैसे एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग, इवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, सेकेंड शेड्यूल, एमोलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, स्पीकर, कोरम इन पार्लियामेंट। कोई भी सैलरीज हो गया, अलाउंस हो गया, तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो वो सब सिंपल मेजोरिटी से होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन पार्लियामेंट, कोई प्रोसीजर वगैरह लाना है, रूल्स निकालना है, उसके अकॉर्डिंग। प्रिविलेज क्या होगा, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट क्या होगा, इट्स मेंबर्स का और इसके कमिटीज़ का। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज होगा कि नहीं, ये सब। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन,
और इलेक्शन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब जो भी इलेक्शंस हो गए ये सारे चीज़ें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, तो क्रिटिसिज्म में थे कि देर इज़ नो प्रोविजन फॉर द स्पेशल बॉडी लाइक कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू अमेंड द क्वेश्चन। मतलब अपने जो कोई भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया है कि स्पेशल बॉडी लाइक कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है वो ही अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मतलब कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, वो कोई प्रोविजंस ऐसा दिया नहीं गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट नहीं कर सकता अमेंडमेंट को, बस पार्लियामेंट कर सकती है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकती है। तो द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। बहुत सारे जो मेजर पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट अकेले करती है। डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम, वहाँ पे टाइम फ्रेम भी प्रिस्क्राइब नहीं दिया है किसी चीज़ के लिए। और नो प्रोविजंस फॉर ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी अगर किसी में अगर राज्यसभा या लोकसभा में कोई बिल पास हो रहा है, अगर मान लीजिए राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग का। तो ये रहा। अब स्पेशल मेजोरिटी का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में यूज होते हैं, डीपीएसपी में यूज होते हैं, ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द स्टेट एंड थर्ड कैटेगरीज, और ये सब है। और स्पेशल मेजोरिटी एंड कॉन्सेंट ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन वाला दोनों मिला के जो यूज होता है एज पर आर्टिकल 368, तो वो देखते हैं। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैन, मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का उसका में यूज होता है। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के मामले में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वही शेड्यूल 7 वाला हो गया ना कि डिवीजन ऑफ पावर्स वाला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जैसे देखे थे आपने, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7 शेड्यूल का लिस्ट में जो भी मेंशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कि पार्लियामेंट में होता है, लॉ वगैरह कुछ भी अमेंड करना होता है। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस प्रोसीड्यूर आर्टिकल 368 itself, जो भी पार्लियामेंट का पावर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में या कुछ का उसका प्रोसीजर को चेंज करने में, तो आर्टिकल 368 के अनुसार किया जाता है। तो ये सब रहा स्पेशल मेजोरिटी का कुछ यूजेस। तो वीडियो एंड हो रहा है यहीं पे, तो आप कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक की नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाया जाए। सो इसके लिए लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं।